हाँ, जैसे देखो बेटा, एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना, वो एक्सेलरेशन को समझने के लिए, है ना, लिफ्ट के एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, ए सिंपल पेंडुलम is suspended from ceiling of lift, है ना, ceiling of lift, suspended from ceiling of lift when lift is at rest, its time period is t, its time period is t. Find out acceleration of lift so that its time period is reduced to t naught by 2. अब समझना बात को ध्यान से हो। अब कुछ नहीं बताया लिफ्ट किधर जा रही है, क्या है क्या नहीं है, एक्सेलरेशन बताना है आपको और डायरेक्शन भी बतानी है। समझ से थोड़ा, टाइम पीरियड पहले टी नोट था, है ना, ये टी नोट और उससे हो गया टी नोट बाई 2, तो बोल दो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। सबसे पहले टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। देख पहले दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने पर तो बोल दो टी नोट से टी नोट बाई 2, टी डिक्रीज हो गया और टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जी इफेक्टिव, देखो लेंथ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ मींस जी इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि याद है टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी होता है बेटा। तो टाइम पीरियड घट गया, इसका मतलब जी इफेक्टिव बढ़ गया बेटा। और जी इफेक्टिव बढ़ता कब है, जब स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा जी की डायरेक्शन में। तो बोल दो पहला दिमाग वाली बात, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, ये मुझे पता करना है। तो बोल दो एक तो एम जी नीचे लग रहा है और एक एम ए भी नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो एम जी और एक एम ए स्यूडो फोर्स, तभी तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा, तभी तो टाइम पीरियड घटेगा। तो सबसे पहले मैंने लिफ्ट के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता करी। अब आ जाओ नया टी डैश, है ना, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन एल नॉट अपॉन एल, तो वही है एल अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहां से टी डैश ये आ जाएगा टी नॉट बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन बोलो जी प्लस ए, ये अच्छा। पुराना वाला टी नोट कितना था वो भी लिख दो, पुराना वाला टी नोट बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये आधा हो गया। अब यहां से ए पता पड़ जाएगा तो डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करो ताकि जी प्लस ए ऊपर चला जाए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो आ जाएगा बेटा टी नोट अपॉन टी नोट बाई 2 इज इक्वल टू जी प्लस ए अपॉन जी का रूट अंडर, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू जी प्लस ए अपॉन जी का रूट अंडर। दिस एम्प्लाइज, बोलो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ए बराबर 3g, अरे ये आ जाएगा 4g, करो स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा 4g इज इक्वल टू जी प्लस ए, और सोल्व करने पर ए बराबर आ गया 3g। सर ये क्या 3g 4g नेटवर्क के बारे में समझा रहे, अरे नहीं रे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 3g, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ 3g से एक्सेलरेट होगी, तभी नीचे की तरफ नेट इफेक्टिव g 4g हो जाएगा और 4g का रूट 2 आ जाएगा, तो t नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है सर, समझ में आ गया। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिफ्ट अब कर लोगे ना, ऊपर नीचे एक करा दिया मैंने, कई टाइम पीरियड और कई बार दे देगा लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे देगा और टाइम पीरियड पूछ लेगा, वो तो और ही आसान हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा था क्वेश्चन, समझ में आ गई। अरे बेटा अगर इसमें मैं सीधा सीधा दे देता कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 3g, तब तो और आसान हो गया, जी इफेक्टिव 4g 3g प्लस जी आ जाएगा, उसमें तो और आसान है। ये उल्टा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक सर, समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या है बेटा, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, simple pendulum in a car at rest, in a car
एट रेस्ट इज टी नोट। ठीक है, एक कार है रेस्ट में, उसमें टी नोट है। नाउ कार इज एक्सेलरेटेड with acceleration A and new time period new time period is T naught by 2 then T naught by root 2 कर दो, चलो, is T naught by root 2 then A is equal to A, है ना, चारों ऑप्शन A बराबर 3G B, A is equal to G root 3 C, A is equal to G by root 3 D none। चलो सर देखते हैं, आजा। अब जब कार अगर हॉरिजॉन्टल उसमें एक्सेलरेट हो रही है ना रोड पे, तो अब देखो, तो याद है जी इफेक्टिव कितना आया था फॉर एक्सेलरेटेड कार, बोलो जी इफेक्टिव कितना था बेटा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, क्या जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक साहब, अब जब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर आएगा, है ना, तो है ना, ये समझना। तो यहां से मैं बोल दूं पहले वाला टी कितना है, टी नॉट बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, इक्वेशन 1। फिर टी डैश बराबर 2 पाई अपन अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, इक्वेशन 2। या पहले जी डैश रखो, तो जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव कर दो इसको, जी इफेक्टिव तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, जब कार एक्सेलरेट होने लग गई तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर होता है ये, और ये कितना दिया है टी डैश, तो बोल दो ये दिया टी नॉट बाई 2 रूट 2 ये। अब इक्वेशन 2 अब डिवाइड करो बेटा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करो, तो 2 पाई गया एल गया टी नॉट गया, 2 पाई गया एल गया टी नॉट गया। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर अपॉन जी, ठीक है, का रूट अंडर, ये डबल रूट है ध्यान रखना, है ना, डिवाइड करा सिर्फ, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करा तो 2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी, है ना, ये ऊपर रूट है सिर्फ। ए बेटा वो पहले डिवाइड करा तो रूट के अंदर डिवाइड हुआ ना, तो अब आ जाओ कितना आ जाएगा ये 2g इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर करो, तो ये 4g स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3g स्क्वायर, a is equal to g root 3, this is a g root 3, this is the answer। तो जो एक्सेलरेशन आया कार का वो g root 3 है, क्लियर है क्या, g root 3। ठीक है, तो ये हो गया कार के एक्सेलरेशन। सर एक थोड़ा लिक्विड वाला भी करा दो ना सर, एक आधा क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा लिक्विड वाला भी कर लेते हैं ना, आजा एक क्वेश्चन लिक्विड वाला भी कर देते हैं। If time period of simple pendulum, ये लिखो, what will be, ये लिखो, यूं करो, चलो, what will be the time period of seconds pendulum, what will be the time period of pendulum when it is taken, seconds pendulum मतलब इसका time period अभी 2 है, when it is taken into a liquid having rho is equal to, है ना, liquid having density रो लिक्विड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी 3/4 ऑफ ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसमें। तो आ जाओ,
ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। ये होती है ना, याद है ऑब्जेक्ट भारी होता है तो ऑब्जेक्ट नीचे आता, तभी तो लेस देन 1 होके पॉजिटिव आएगा। अब देख अब मेरे को किसी लिक्विड में बताना है टाइम पीरियड, तो यहां से मैं बोलता हूं टी डैश बराबर, इधर देखो, अच्छा, और L बाई जी कितना, इसका L कितना है, तो मैं बोलता हूं गिवन क्या है बेटा, पहले गिवन देखो, पहले गिवन डेटा क्या है, तो 2 सेकंड की वैल्यू दी है, जो सिंपल पेंडुलम हमें दिया उसका L और G ऐसा है, उसका L और G अर्थ में ऐसा है कि ये 2 सेकंड है, ये दिस वैल्यू इज, जो भी उसकी लेंथ है उससे टाइम पीरियड 2 सेकंड आ रहा है। अब नाउ इन लिक्विड टी डैश मुझे निकालना है 2 पाई अंडर रूट L नॉट अपॉन G 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये G 1 माइनस है ना, ये 3/4 ऑफ रो ऑब्जेक्ट, ये तो यहां से आ जाएगा टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट L नॉट अपॉन ये 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, तो G नॉट बाई 4। क्लियर है? अरे बोल बच्चा, तो ये आ जाएगा, देखो ना 1 माइनस 3/4 1/4 आया ना ये, अब ये 4 ऊपर जाएगा, तो यहां से बोलो टी डैश कितना जाएगा, तो यहां से टी डैश बराबर ट्वाइस ऑफ 2 पाई अंडर रूट L नॉट बाई G, वो 4 ऊपर आके रूट ले लिया मैंने, G/4 का 4 ऊपर आके रूट होकर 2 बार आ गया, और ये मेरे को दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज 2 सेकेंड, तो यहां से टी डैश बराबर ट्वाइस ऑफ 2 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड आएगा। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड लिक्विड में 4 सेकेंड आया, ठीक है, इस लिक्विड में जिसकी 3/4 डेंसिटी है ऑब्जेक्ट से। क्लियर है क्या? ये तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो ये सारा मैटर तो सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिक्विड में ले गए, गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है ना। अब अपने को बात करनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, ठीक है, और थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन होगी, ठीक है, अगले टर्न पे बात करेंगे। हाँ बेटा, कल अपन सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे। सिंपल पेंडुलम में एक क्वेश्चन है कि एक m मास की बॉल है, जो कि एक सिंपल मतलब एक m मास का बॉब है जो सिंपल पेंडुलम लेंथ l के वायर से अटैच्ड है, ठीक है, ये रहा। इसको मैंने 4 डिग्री पे वर्टिकल से 4 डिग्री पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, और यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 3L/4 नीचे है, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से 3L/4 नीचे एक पिन P अटैच्ड है ना, बॉल में एक पिन P लगा रखी है हमने, ठीक है, फिर वो आती है और यहाँ पे ऑसिलेट करती है। तो टाइम टेकन बताना आपको, टाइम टेकन बाय बॉल M टू रीच 8 पॉइंट P अगेन, ठीक है। इस पॉइंट P पर वापस पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा इस बॉल को, ठीक है, आ जाओ, है ना। ऑप्शन दिए हैं जैसे A, चलो ऑप्शन छोड़ो, सोल्व करो, आ जाओ करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे पिन P है, तो बोल दो पहले यहाँ तक, इधर देखो बेटा, SHM के 4 बराबर इससे होते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा T/4, बड़े वाले टाइम पीरियड का T/4 लगेगा, फिर इसके अक्रॉस ये U जाएगा, ठीक है, ये तो बोल दूँ, ये मुझे एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं, मैं ये बोल दूँ यहाँ पे T'/4 टाइम लगेगा, छोटे सिंपल पेंडुलम। देखो अब इस P के अराउंड एक छोटा सिंपल पेंडुलम बन गया, कम लेंथ वाला। सर ये लेंथ कितनी होगी, तो मैं बोल दूँ दिस इज L-L/4, सॉरी L-3L/4, अरे बोलो दिस L डैश, तो L डैश बराबर कितनी हो जाएगी, L-3L/4 एंड दिस वुड बी L/4, तो ये L/4 का सिंपल पेंडुलम बन गया। फिर जब आएगा वापस, तो मैं बोल दूँ ये फिर से बाहर आएगा यहाँ तक, तो ये अंदर गया और फिर वापस बाहर आया, तो T'/4 फिर से टाइम लगेगा, और फिर जैसे ही ये आएगा फिर से बड़ा सिंपल पेंडुलम बन जाएगा, तो T/4 फिर लगेगा, तो बोल दो T/4 से अंदर जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर T'/4 से अंदर जाएगा, फिर T'/4 से बाहर आएगा और T/4
तो दो 1/4 राउंड हो गए बड़े वाले के और 2 1/4 छोटे वाले के, तो टोटल टाइम टेकन बराबर टी डैश बाई 4 का डबल तो हो गया छोटे वाले का, प्लस ट्वाइस ऑफ टी बाई 4 हो गया बड़े वाले का। ये 2 कॉमन बल ले लिया, ये यहां पे आ जाएगा हाफ ऑफ छोटा वाला, छोटे वाले का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई 4 जी, रूट एल बाई 4 जी, बड़े वाले का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है ये? तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/2 बार लिया तो अंदर 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4, तो वो 2 कट जाएगा, 3/2 पाई रूट एल बाई जी। कर लो बेटा कैलकुलेशन, ये टी इतना टाइम लगेगा टोटल, 1/2 इसका आएगा प्लस 1 3/2 और फिर ये 2 है ये, तो 3/4, फिर एक 4 का 2 इससे कट जाएगा, 3/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये समझ में आ गया क्या बेटा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन। अब आ जाओ इसी कड़ी में देखो एक हाँ चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखते हैं बेटा? थोड़े फिर भारी क्वेश्चन और देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब देखो बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या मैं बोल दूं टेम्परेचर से वायर की लेंथ, ये मेटेलिक है ना, ये मेटेलिक वायर है, अगर थ्रेड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये थ्रेड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोल दूं दिस इज मेटेलिक वायर, ये है मेटेलिक वायर। क्या है ये? ठीक है, मेटेलिक वायर। क्या है ये? मेटेलिक वायर। ठीक है, ये मेटेलिक वायर। तो मैं बोल दूं इसकी लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे आप गर्म करोगे इसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, तो बोल दूं प्रीवियस टाइम पीरियड T1, प्रीवियस टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, इक्वेशन 1। न्यू टाइम पीरियड है ना, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, बोलो तो बोल दूं देन एल डैश, या यूं बोल दूं टी डैश बराबर 2 पाई, ये वायर की लेंथ बढ़ जाएगी अंडर रूट एल डैश बाई जी, है ना। अब यहाँ पे वेयर एल डैश बराबर, बोलो वेयर एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आ जाओ, अब क्या जाएगा, टी डैश बराबर 2 पाई एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी। ये आ गया बेटा। अब यहां से देखो, यहां से मैं ये टी की वैल्यू रख दूं, यहां से 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को अलग कर रहा हूं, ये चलो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 2 कौन सी है? इधर देख, इसको 2 कर, दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, यहां से बोल दूं टी डैश अपॉन टी, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 क्या। अब ये पावर अंदर ले लो बाइनोमियल, इफ अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1, जो कि इन जनरल होता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, और ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये जो होता है ना बेटा 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड मेटल के लिए होता है, तो मेरे को ये होता है नेग्लिजिबल। टेम्परेचर आपने 100 50 10 20 बढ़ाया होगा और ये 10⁻⁻5 में होता है, नेग्लिजिबल ही आएगा। तो बोल दूं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम? पावर अंदर ले लो, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इज इक्वल टू 1 प्लस nx। ये तो आ जाओ यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा t
टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब इस 1 को उधर भेजो तो यहां से हम बोल दो टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां से हम बोल दो टी डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, है ना। ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज। चलो एक स्टेप और लिख दे यहाँ पे, है ना, फ्रैक्शनल चेंज वाली। ये इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। ये होता है, या इसको लिखो डेल टी, है ना, डेल टी अपॉन टी। तो बोल दो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज। ये फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन टाइम पीरियड। सर इसका क्या मतलब टाइम पीरियड? देखो समझना बात को, है ना, मतलब हर एक सेकेंड में घड़ी, पर सेकेंड घड़ी इतनी पीछे आगे होती जाएगी, है ना, पर सेकेंड टाइम पीरियड, है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, एक सेकेंड में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा का चेंज आएगा। एक सेकंड में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा का चेंज आएगा, है ना, हर सेकंड। क्लियर है? ये चेंज आता जाएगा इसमें। अच्छा, परसेंटेज चेंज, तो बोल दो परसेंटेज चेंज कितना जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 एंड दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ये आ गया। दिस इज परसेंटेज चेंज पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब कब घड़ी फास्ट होगी, कब घड़ी, तो सुना, अब देखो फास्ट लो का देखते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, बोलो एज टेम्परेचर टी इंक्रीजेज, है ना, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये लिखो। तो मैं बोल दूं लेंथ बढ़ती जाएगी सिंपल पेंडुलम की। क्यों? क्योंकि मेटेलिक वायर एक्सपेंड करेगा। चलो साहब लेंथ बढ़ गई, है ना, यहां पे लिखो इन समर डेज, इन समर डेज। ठीक है ना, ये लेंथ बढ़ गई तो बोल दो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। हेंस टाइम पीरियड टी इंक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो, और घड़ी स्लो हो जाएगी, है ना, घड़ी स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लॉक स्लो हो जाएगी। ये टाइम पीरियड बढ़ना बुरी बात है, स्लो हो जाएगी मतलब, है ना, टाइम स्लो हो जाएगी मतलब टाइम लूज कर देगी, टाइम लूज कर देगी, ठीक है ना। और वी हैव टू इंक्रीज टाइम, यानी वो लिख दो, हमें आगे टाइम को हमें इसे करेक्ट करने के लिए टाइम आगे बढ़ाना होगा। समझ गए? इस घड़ी को करेक्ट करना तो आपको टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये घड़ी पीछे हो जाएगी, सुस्त हो गई। ठीक है, तो समर डेज में सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक पीछे होती जाती है। इन विंटर डेज, बोलो इन विंटर बोलो क्या हो जाएगा, है ना, इन विंटर एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। विंटर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो एल डिक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो बोल दो घड़ी फास्ट हो जाएगी, क्लॉक फास्ट, है ना, फास्ट हो जाएगी। और जैसी फास्ट हो जाएगी मैं बोल दूं टाइम गेन करेगी, तो घड़ी टाइम गेन कर लेगी, मतलब आगे निकल जाएगी, घड़ी करेगी टू करेक्ट इट इसे इसमें टाइम पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें करेक्शन करना तो टाइम को पीछे करना पड़ेगा। तो समर डेज में टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, घड़ी स्लो हो जाती है, आपको टाइम बढ़ाना पड़ता है। विंटर डेज में लेंथ कम होने से टाइम पीरियड कम हो जाता है, घड़ी फास्ट हो जाती है, टाइम गेन कर लेती है, आपको पीछे हटाना पड़ता है, इसको तो पीछे करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो आगे करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, टू करेक्ट इट, इसको पीछे करना पड़ेगा। सर ये तो सारी बात हमारे समझ में आ गई। तो समर और विंटर में क्या होगा ये समझ में आ गया।
अब देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एक दिन में इन वन डे बोलो कितने सेकंड होते हैं? 86,400 है ना, एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड। ये रट लेना बेटा, बहुत काम आएगा। एक तो यहां काम आएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आएगा। और इन 1 ईयर में होते हैं बेटा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड इतने, ठीक है। 3.15 इंटू 10⁻⁻⁷ सेकेंड, 7 सेकेंड। ये तो एक दिन में 86,400 और एक साल में 3.15 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। क्लियर? दीज आर द डेटा, है ना। ये दोनों याद होने चाहिए। सर अब कैसे यूज आएंगे? ये क्वेश्चन करते बेटा, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्वेश्चन करते हैं और फिर ये सारी बात समझते हैं। हाँ ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज ये दोनों याद रखना। ए बेटा, परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज दोनों याद रखना। ये कितना था फ्रैक्शनल चेंज? ये लीनियर एक्सपेंशन में वापस आएगा तेरे थर्मल एक्सपेंशन में। तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और ये हो गया परसेंटेज चेंज कितना? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ठीक है, चलो आ जाओ एग्जाम्पल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मेटेलिक वायर, ऑफ ए मेटेलिक वायर, ऑफ ए metallic wire is alpha, metallic wire of clock is alpha is equal to 10⁻⁻⁴ per degree centigrade। बेटा थोड़ा डेटा जमा के लिखना है ना। The clock is calibrated, clock is calibrated at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको 25, एंड इट इज यूज्ड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 25 पे बनाइए, 45 पे यूज करिए। देन फाइंड आउट फर्स्ट, विल इट लूज और गेन टाइम, विल इट लूज और गेन टाइम। सबसे पहले तो बताओ लूज करेगी या गेन करेगी। ठीक है, मुझे मालूम पड़ जाएगा तेने समझ है या नहीं है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज समझते हो ना, 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा। थर्ड, हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन इन ए डे, हाउ मच टाइम will it lose or gain in a day। ठीक है, फोर्थ है ना, in 1 year, ठीक है, एक साल में कितना ये। चलो आ जाओ। हाँ, सबसे पहले बताओ क्या हुआ, कितने पे बनी और कितने पे यूज करी है। तो कैलिब्रेटेड एट 25 एंड यूज एट 45। तो बोल दू, एज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, स्लो हो गई है ना। तो इट विल लूज द टाइम, तो वो टाइम लूज करेगी, है ना। समझ में आ गई है? क्यों? क्योंकि लेंथ, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, लूज द टाइम। ठीक है, तो लूज। ठीक है, पहले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड आ जाओ, फ्रैक्शनल चेंज। तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, फ्रैक्शनल चेंज, तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बोलो कितना आ जाएगा? तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ इंटू 10⁻⁻⁴, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 45 हो गया, 25 था, तो 20 का चेंज कितना आ जाएगा? ये 10⁻⁻3 है ना, और ये आ जाएगा 0.001। फ्रैक्शनल है, कोई यूनिट नहीं होगी ये।
0.001 सेकेंड टाइम लूज कर देगी इन 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में इतना सेकेंड लूज कर देगी, इतना टाइम लूज करती जाएगी हर एक सेकेंड में। क्लियर है? आ जाओ, क्लियर है? अब आ जाओ थर्ड, ये तो आ गया फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। थर्ड, इन 1 डे, बोलो इन 1 डे। अब देखना बेटा कमाल, इन 1 डे तो बोल दू कितना टाइम लूज करेगी, तो मैं बोल दू डेल्टा टी, ये मैं बोल दू टाइम लूज, टाइम लूज इज इक्वल टू टाइम लूज इन टी सेकेंड। यू करो इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड। अब एक दिन में जो सेकेंड होंगे वो देख लूंगा, टी सेकेंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं बोल दूं ये आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी पर सेकेंड टाइम लूज इनटू टी। हर सेकेंड में इतना टाइम लूज करती है इनटू टी, और ये बन जाएगा बेटा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। दिस इज द आंसर। इतना टाइम लूज करेगी। आ जाओ, ये कितना था, तो बोल दो ये तो आया था अपना 0.001, और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, है ना, इन ए डे, बोलो इन 1 डे 86400 सेकंड होते हैं। ये देखो इतना सेकंड होता है, तो कर दो इसमें इनटू 86400 सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये, जैसे ही मल्टीप्लाई करा मैंने 86.4 सेकेंड, और ये लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 घंटा हो जाएगा ना ये वो छोड़, तो ये आ जाएगा इतना टाइम लूज करेगी, है ना। ये आंसर है, ये आंसर है थर्ड का। सर फोर्थ, आ जाओ फोर्थ, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, बोलो 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 3.15 इंटू 10⁻, कितना था बेटा, इंटू 10⁻7, है ना। ठीक साहब, तो टाइम लूज इज इक्वल टू वही हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, कितना आ जाएगा ये 0.001 इंटू 10⁻7, सॉरी 3.15 इंटू 10⁻7, इतना सेकेंड। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 3.15 इंटू 10⁻4 सेकेंड। दिस इज द आंसर। इतना टाइम लूज कर देगी। क्लियर है? तो ये क्लॉक ऐसे टाइम लूज करती जाएगी। ये दीज आर द आंसर्स, ठीक है। ये तो सर ये तो सारी बात हमारे समझ में आ गई। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब देखो बेटा, ये तो हो गया, एक टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन करा दिया, ये भी करा दिया। अब अपन देखते हैं लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम। क्या देखते हैं बेटा? लार्ज, ये तो शॉर्ट, लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम, लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताता हूं मैडम, ठीक है। देखो लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम क्या हो गया, अपने को इसमें ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं। ये देखो लार्ज लेंथ सिंपल पेंडुलम, ये अपनी अर्थ हो गई बेटा, है ना। ये आर रेडियस की, एम मास की, ठीक है। ये और यहाँ पे एक लार्ज लेंथ है ना। ये देखो अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है ये लेंथ, अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल लेंथ है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी लेंथ है एल लेंथ, ठीक है। तो इफ एल इज कंपेरेबल, एल इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ या कोई प्लेनेट जिसकी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√1 अपॉन, ठीक है, G 1/r + 1/l। ये याद रखना बेटा, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपन नहीं देख रहे हैं, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं फालतू। हमें पहली बात तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, फिर भी मैंने लिखा दिया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ठीक है। अब आप आ जाओ, देखना बेटा, इफ L इज मच मच ग्रेटर देन R, मान लो ये और ही खतरनाक आ जाए, इफ L इज मच मच ग्रेटर देन R, मतलब लार्ज लेंथ में भी L बड़ा हो गया R से, मतलब आपने मून पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिया और अर्थ की सरफेस पे इसको ऑसिलेट कराया। ग्रेविटी अर्थ की काम आ रही है अर्थ की सरफेस पे, पर इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मून पे इतना जबरदस्त लंबा है, ठीक है। तो R इज मच मच ग्रेटर देन, सॉरी L इज मच मच ग्रेटर देन R, देन इसका उल्टा करो, देन मैं बोल दूं 1/L इज मच मच लेस देन 1/R, तो बोल दूं 1/L बहुत छोटा हो जाएगा 1/R से, है ना। दिस एम्प्लाइज 1/L + 1/R। जब L बहुत बड़ा हो गया तो 1/L बहुत छोटा हो गया, तो मैं बोल दूं ये लगभग 1/R ही बचेगा। बेटा जितनी बड़ी क्वांटिटी होती है उसका उल्टा उतना ही छोटा होता है, तो 1/L बहुत छोटा हो गया इसके कंपैरिजन में, तो बोल दूं ये लगभग 1/R बचा है। ये
1/r। तो आ जाओ टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं इसका टाइम पीरियड बन जाएगा बड़े लार्ज लेंथ वाले का, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग, इसको मैं बोल दूं इनफाइनाइट लॉन्ग, एक तरीके से इनफाइनाइट लेंथ हो गई। तो आ जाएगा 2π√, ठीक है, ये r ऊपर चला जाएगा तो r/g, और इसकी वैल्यू आपको पता ही r/g की कितनी होती है। अरे बोलो रे, r/g की वैल्यू, तो मैं बोल दूं ये तो अपने बड़ा वेल नोन रिजल्ट कितना 86.6 मिनट। ये अपन ने अर्थ में टनल बना के SHM कराया तब भी देखा था कि उसमें यही आता है टाइम पीरियड, है ना, उसका टनल के अंदर मूवमेंट का टाइम पीरियड चाहे कितना ही। तो बोल दूं t बराबर 84.6 मिनट, 84.6 मिनट, और इसको लगभग आधा घंटा बोला जाता, सॉरी 1.5 आवर बोला जाता, 1.5 घंटा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे के करीब ये लेगा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करने में। तो इतने लंबे सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करा के छोड़ूंगा मैं, तो ये एक राउंड करने में लगभग 1.5 घंटा लेगा। चलो सेकेंड केस, इफ L इज इक्वल टू R, अर्थ के बराबर ये हो जाए लेंथ, तो बोलो कितना आ जाएगा t बराबर, तो बोल दो 2π√1/g 1/r प्लस 1/r, L की जगह भी R रख दिया, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2π, है ना, √r/g, और ये अपॉन 2 आ जाएगा ये, अरे 2g ये। तो मैं बोल दूं ये पहले वाले का √2 आ जाएगा, और उसको सोल्व करने पे आता है लगभग, अरे बोलो इसको सोल्व करने पे लगभग आता है कितना 59 पॉइंट समथिंग, है ना, लगभग 1 घंटा, 59.8 मिनट। क्या मैं बोल दूं ये लगभग 1 आवर है ना, ये लगभग 1 आवर, ये 1 आवर। वो आया 1.5 घंटा और ये आया 1 आवर। क्लियर है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग लेंथ सिंपल पेंडुलम, अर्थ की रेडियस के बराबर वाला सिंपल पेंडुलम। सर इससे छोटा सिंपल पेंडुलम का भी आंसर आ जाएगा ना, इफ L इज मच लेस देन R हो, रेडियस के कंपैरिजन में, जो अपन पढ़ते आए आज तक 1 मीटर 2 मीटर, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, उसके कंपैरिजन में, तो बोल दूं फिर तो 1/L वुड बी मच ग्रेटर देन 1/R। तब 1/L प्लस 1/R को 1/L लिखूंगा, लगभग 1/L। बेटा अगर ये है ना, तो 1/L लिखूंगा, तो देखो यहाँ 1/L आते आ गया L/g। ए बच्चा, तो क्या मैं बोल दूं थर्ड केस भी ले लो, चला जा थर्ड केस, इफ L इज मच, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला, लॉन्ग लेंथ जनरलाइज फॉर्मूला, L इज मच लेस देन R, सॉरी L इज मच लेस देन R, तो बोल दूं 1/L इज मच ग्रेटर देन 1/R, तो बोल दूं 1/L प्लस 1/R बराबर लगभग 1/L, और जैसे ये 1/L लिखा उसमें, तो t बराबर आ जाएगा 2π√, ठीक है, 2π√1 ये g, और यहाँ आ जाएगा 1/L, तो ये L/g आ जाएगा, कितना आ जाएगा L/g। ये क्लियर है क्या? तो ये स्मॉल लेंथ वाले के लिए ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जनरलाइज फॉर्मूला, ये लॉन्ग लेंथ नहीं, मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला, ये जो है ना सिंपल पेंडुलम का, दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला। लार्ज लेंथ छोड़ो, जनरलाइज फॉर्मूला है ना, जनरलाइज फॉर्मूला है ना, जनरलाइज फॉर्मूला, ठीक है, या चलो लार्ज लेंथ कर दो, ठीक है। तो ये है जनरलाइज फॉर्मूला, इसमें लेंथ लार्ज होगी तो भी आंसर आ जाएगा, स्मॉल होगी, वो स्पेशल स्मॉल लेंथ फॉर्मूला है ये थर्ड वाला। ये क्या स्पेशल फॉर्मूला स्मॉल लेंथ के लिए। दो रिजल्ट याद रखना, अर्थ की रेडियस के बराबर वाला, मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाए तो वो 1 घंटे में राउंड करता है, और बहुत लंबा सिंपल पेंडुलम हो जाए जिसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बहुत दूर हो, यानी कि यूं समझ लो आप अर्थ की रेडियस से भी बहुत ज्यादा बड़ा सिंपल पेंडुलम, तो 1.5 घंटे में राउंड करता है। सर मजा आ गया, हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन ने पढ़ ली, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अपन बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम की। अपने सामने एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है जो कि वर्टिकल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, और एक सिंपल पेंडुलम है ये, इसको मैंने वर्टिकल से बीटा एंगल तक डिस्प्लेस करके छोड़ा। दिस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये गिवन है ना, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब दीवार जितनी इंक्लाइंड है उससे ज्यादा एंगल पर मैंने इसको छोड़ा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये कोलाइड करेगा, और जो कोलिजन होगा, कोलिजन विथ वॉल इज इलास्टिक दिया है ना, इज इलास्टिक। देन टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच एट O अगेन, यहाँ O पर वापस, सॉरी एट A अगेन, इस A पॉइंट पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो थोड़ा समझते हैं, देख क्या मैं बोल दूं, एक तो यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ टकराना, फिर वापस आना, और फिर वापस यहाँ पहुंचना। क्या बोल दूं इस SHM के, एक जाना, फिर यहाँ टकराना, फिर वापस आना, फिर वापस यहाँ आना,
तो बोल दो ये जाना और आना, ये 1/4 दो हिस्से तो ये हो गए, दिस इज 1/4 मोशन ना, जाना और वापस मीन पोजीशन से यहाँ तक आना। तो बोल दो हाफ राउंड हो गया एक तरीके से। अगर ये वॉल यूं होती तब तो जस्ट हाफ टाइम लगता। अच्छा इसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे, ए क्या ऑप्शन थे, t इजिकल टू क्या ऑप्शन थे यार, अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। चलो ऑप्शन अब रहने दो। हाँ इधर देखो, वो ऑप्शन से क्या थोड़ा लॉजिक से भी हो रहा था, अब ऑप्शन याद नहीं। हाँ इधर देखो, यहाँ जाना ये। अब ये अंदर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ना तो पूरा राउंड है ना आधा राउंड है, ना या रेस्ट ऑफ 1/4 है और ना ये बिल्कुल 0 था। मैं बोलता हूँ यहाँ पे जाने में माना t टाइम लगा, तो t जाने में और t आने में, इसको लिख दो, ये जाना और ये आना, ठीक है बेटा। ये इसको मैं t जाना और t आना बोल रहा हूँ, तो 2t हो जाएगा, और इसमें t/4 जाना और t/4, तो ये तो कैपिटल t/4 हो जाएगा ना, ये तो है ना, t/4 जाना और t/4 आना, t/2, t/4 जाना t/4 आना, ये तो बोल दो जो टोटल टाइम लगेगा इसका सॉल्यूशन देख, तो बोल दो जो t डैश लगेगा वो होगा 2 स्मॉल t प्लस t/2। हाफ राउंड तो इस SHM का, और ये एल लेंथ दी भी थी ना, सिंपल पेंडुलम की लेंथ एल गिवन थी है ना, ये तो ये आधा राउंड इसका। अब आ जाओ कितना आ जाएगा बेटा ये, तो 2। अब ये t कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी, है ना। तो अब कैलकुलेशन है ना, 4t। अब ये देखो ये t टाइम क्या है, मीन पोजीशन से अल्फा ट्रेवल करने का, और याद है ना 4t। तो बोलो एज वी नो, है ना, डिस्प्लेसमेंट एज वी नो, है ना, मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है मैंने 4 इक्वेशन याद करा दी थी आपको, मीन से जाना, एक्सट्रीम से आना, सारी याद करा दी थी। एज वी नो, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड, जैसे लीनियर थी वैसे एंगुलर थीटा नॉट साइन, मीन पोजीशन से जब चलता तो साइन वाली इक्वेशन आती, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और फाई 0 हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे इनिशियल फेज 0 होता है। क्लियर है, मीन से इधर जाता है नेगेटिव में, सर आप उधर नेगेटिव में जा रहे ना, अपन इसको पॉजिटिव ले लेते, जबरदस्ती माइनस क्यों लगाऊं मैं, पाई के चक्करों में क्यों पढ़ूं। तो बोल दूं उधर जाने को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं ये फेज 0 हो गया ये। अब आ जाओ यहां से, अब चलना कितना है बेटा अल्फा, और एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है बीटा, साइन ओमेगा कितना है 2π/t इंटू टी, ठीक है। यहां से टाइम कैपिटल टी के टर्म्स में पता पड़ जाएगा, तो मैं यहां से बोल दूं अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू साइन 2π/t इंटू टी। इसको साइन इनवर्स लिखते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ में, अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये। तो यहां से t कितना आ जाएगा बेटा, बोलो यहां से t अपॉन 2π साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, और t टाइम पीरियड कितना आता है बेटा, बोलो 2π अंडर रूट LYG क्या, अपॉन 2π साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये देखो। तो यहां से 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो ये t आ गया बेटा कितना, रूट L/G, सिर्फ t की वैल्यू साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये आ गया t, इतना टाइम लगेगा। तो बोल दो टोटल टाइम बोलो कितना आ जाएगा t डैश, यहां से बोल दो t डैश बराबर, या नहीं आएगा अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, तो बोलो t डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो बोल दो t डैश बराबर ट्वाइस ऑफ t प्लस t/2, तो ये ट्वाइस ऑफ t आ जाएगा अंडर रूट L/G साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा प्लस पाई अंडर रूट L/G, ये टी है ना, तो यहां से रूट L/G कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा ये पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ठीक है, ये आंसर आया। क्लियर है क्या बेटा, ये टी डैश, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तेरे एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ। अब वो 4 ऑप्शन जो देखो, अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझना है ना, यहाँ 4 ऑप्शन लिखते हैं, तो इसके 4 ऑप्शन ऐसे थे, अब याद आया ना, वो देख के ए देखो, ऑप्शन देखना, ए टाइम जो लगेगा ना t डैश इजिकल टू वॉट है ना, वो जो टाइम पूछ रहा है वो ए ऑप्शन है ना, वो देखो क्या था वो, भाई लिख दो ऑप्शन, ये देखो। अब इसमें ऑप्शन ऐसे दिए होते, ए कितना रूट L/G है ना, पाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा है ना, बी
है ना, उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है, वो भी सही कर लेंगे अपन, ठीक है। पाई प्लस साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ठीक है। सी एल बाई जी पाई माइनस साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, डी अंडर रूट एल बाई जी पाई प्लस साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। ये ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं मान लो, ठीक है। अब देखो इनको देखते हैं एक एक करके। क्या मैं बोल दूं, इधर देखना बेटा, क्या मैं बोल दूं इस SHM में, देखो इधर ये तो क्या मेथड से आंसर आ गया अपना। मेथड से आंसर क्या आया, देखो मेथड से आंसर क्या गया, पाई प्लस आएगा बीच में। अच्छा 2 लगाना फिर भूल गए यार, क्या हो रहा है ये, 2 2 2 ये ठीक है। अब देखो है ना, तो मेथड से तो आंसर ही आ गया। अब अपन करते दिमाग से, देखो है ना, लॉजिक से। इधर देख लॉजिक क्या है। लॉजिकल बात ये है बेटा कि देख यहां से यहां जाके और यहां से यहां आना, है ना। अब देखो अगर अल्फा 0 कर दूं, देखना इफ अल्फा बराबर 0, तो मैं बोल दूं क्या बन गया रे, इफ अल्फा बराबर पुट अल्फा बराबर 0, पुट अल्फा बराबर 0, बोलो पुट अल्फा बराबर 0 पे क्या बन गया, तो बोल दूं अल्फा 0 का मतलब दीवार का एंगल 0 हो गया, और दीवार बिल्कुल वर्टिकल हो गई, तो मैं बोल दूं जस्ट आधा राउंड होगा, ए जाना और आना जस्ट हाफ राउंड होगा। तो बोल दूं पुट अल्फा बराबर 0, देन टी डैश कितना आ जाएगा, t/2, ओनली t/2। वो अंदर वाला जो कैलकुलेशन भारी थी यहां से जाके आना, वो सब खत्म ही हो गई। तो अल्फा 0 करने पे मैं बोल दूं t/2 आएगा। अरे बोल बच्चा, तो चारों ऑप्शन में अल्फा 0 करने पे t/2, और t/2 का मतलब क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम का आधा राउंड, यानी कि पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आना चाहिए, तो टी डैश ही आना चाहिए, ठीक है। चलाओ चेक करते, तो अल्फा 0 रख के देखते चारों ऑप्शनों में। तो रखो इसमें अल्फा 0 करते ही ये 0 हो जाएगा, अल्फा 0 करते ही ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सर, ये 1/0 इनफाइनाइट। अब साइन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब एंगल पता ही नहीं है, साइन इनवर्स इनफाइनाइट, सॉरी इनडिटरमिनेट क्या रहे, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स इनफाइनाइट। तो मैं बोल दूं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा जैसे ही 0 करोगे तो ये अंदर इनफाइनाइट, साइन की वैल्यू तो 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, साइन इनवर्स 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अरे -1 से 1 के बीच में ही आएगा ये, क्योंकि साइन थीटा बराबर दिस बीटा बाई अल्फा, तो साइन थीटा इनफाइनाइट कैसे हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो है ना अल्फा 0 पे। अब यहाँ पे अल्फा 0 करूंगा तो ये भी गया क्या, अरे बोल बेटा, बचे 2, है ना। अल्फा 0 करने पे इन दोनों से पाई रूट एल बाई जी, इससे भी पाई रूट एल बाई जी आ रहा है, इससे भी पाई रूट एल बाई जी आ रहा, 2 बच गए। चलो ठीक है साहब। तो सर अभी तो अपने लॉजिक से हुआ ही नहीं क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। चलो अब अगर अल्फा बराबर बीटा कर दूं तो, अब सेकंड देखो, है ना, सेकंड, ये पहला तो ये पुट करा अपन ने, सेकंड पुट अल्फा बराबर बीटा। तो बोल दू जैसे मैंने अल्फा बराबर बीटा करा, तो बोल दू ये दीवार और ये एंगुलर, ये दोनों बराबर हो गए, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो बोल दू पूरा राउंड हो गया, ए दीवार से टच हुआ जब तक पूरा राउंड हो गया, तो बोल दू कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड। तो जब अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो राउंड कंप्लीट होएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर बीटा पे राउंड कंप्लीट होगा, यानी कि टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आएगा। रखो अल्फा बराबर बीटा, इसमें अल्फा बराबर बीटा रखा तो ये 1 आ जाएगा, और जैसे ही साइन इनवर्स 1 होगा ये π/2 होता है। ए साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है बायोलॉजी, साइन इनवर्स 1 का मतलब वो थीटा जिस पर साइन की वैल्यू 1 आ जाए, साइन थीटा 1 आ जाए, तो मैं बोल दूं ये π/2 आ जाएगा। ए साइन इनवर्स 1 π/2, तो थीटा बराबर π/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर π/2 आ गया, ये साइन इनवर्स 1 π/2 2 से 2 घटा, पाई माइनस पाई है तो 0 आ रहा है। ए इसमें तो पाई माइनस पाई 0 आ रहा है, यहाँ पे देख प्लस है, तो ये जब π/2 आएगा 2 से 2 घट गया तो पाई प्लस पाई 2 पाई आ जाएगा। तो आंसर इज 4। क्लियर है क्या बेटा, तो यहाँ से पाई प्लस पाई 2 पाई आ जाएगा, तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके सर समझ में आ गई, क्लियर है क्या बेटा, समझ गया। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर 4 ऑप्शन में दिमाग लगाएंगे तो एक बार अल्फा 0 रखेंगे तो बॉल वर्टिकल हो जाएगी तो आधा राउंड होगा, और अल्फा अगर बराबर बीटा रख दूंगा तो राउंड कंप्लीट होगा। सर समझ गए, तो ये SHM की बात हुई, ठीक है। तो ये सारी बात। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो,
जैसे कई बार ये क्वेश्चन आ गया, ये m मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और ये मिड पॉइंट है A, ठीक है। अगला पूछ लेता अपने से कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज A, देन इसको P कर दो, फिर A में कंफ्यूजन होगा, देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A, पॉइंट P विल बी, है ना। इस A का P का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम यहां देखना बेटा, देखो क्या मैं बोल दूं यार, मैंने तेरे को ये सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया भी था, समझना थोड़ा वापस। मान लिया ये x डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये x, तो बोल दूं इसमें डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का, x मतलब वही है, एम्पलीट्यूड है। मैं बोल दूं मैक्सिमम तभी तो होगा जब ये अपने एम्पलीट्यूड पर होगा, पीक पर, एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम बेटा, जब स्प्रिंग अपने एक्सट्रीम पर, ब्लॉक अपने एक्सट्रीम पर होगा तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, क्या स्प्रिंग सिर्फ K2 खींचेगी या सिर्फ K1 खींचेगी या दोनों खींचेगी? दोनों खींचेगी, थोड़ी थोड़ी, दोनों थोड़ी थोड़ी खींचेगी, तभी तो ये P पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये देखो इस P पॉइंट पर K1 X1 माना, ये X1 खींची और ये X2 खींची, है ना। मैं बोल दूं जितनी स्प्रिंग ये वाली खींची उतना ही तो ये P चला, ये P पहले ये पोजीशन ये थी, अब ये P डैश, यही तो निकालना अपने को। ये L कितना चला, ये P पॉइंट कितना चला, तो जितनी स्प्रिंग K1 खींची यानी कि X1 निकालना है। तो मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, इधर देख एट इक्विलिब्रियम, अब ये जब एक्सट्रीम पे एट इक्विलिब्रियम, मैं बोल दूं कि एट इक्विलिब्रियम ऑफ P पॉइंट के इक्विलिब्रियम को देखो, तो बोल दूं ये P पॉइंट है, इधर फोर्स लगेगा K1 X1, इधर फोर्स लगेगा K2 X2, ठीक है। तो बोल दो एट इक्विलिब्रियम K1 X1 बराबर K2 X2, K1 X1 बराबर K2 X2, अरे बोल, एंड X1 प्लस X2 इज इक्वल टू A, टोटल खिंचाव ए, दोनों स्प्रिंग का टोटल इलोंगेशन वुड बी A, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ X1, पुट द वैल्यू ऑफ X2, सॉरी X1 तो निकालना, वैल्यू ऑफ X2 फ्रॉम 1 कितनी आ जाएगी, तो X2 इज इक्वल टू K1 X1 अपॉन K2, पुट इन इक्वेशन 2, रखो इक्वेशन 2 में कितनी, ये K1, तो X1 प्लस X2 की वैल्यू K1 बाई K2 इंटू X1 इज इक्वल टू A, तो यहां से X1 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू A, तो यहां से बोलो X1 कितना आ जाएगा, तो X1 बराबर K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A, X1 बराबर K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A, यह आ गया X1। क्लियर है क्या, बोलो ये। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया X1 वो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो ये। तो दोनों का खिंचाव का टोटल बराबर एम्पलीट्यूड होगा और इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्स बराबर होंगे। इस P पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बराबर होंगे, K1 X1 पीछे लगेगा तो K2 X2 आगे लगेगा। क्लियर है, तो ये दोनों हिसाब करा तो ये यहां से आ गया, तो X2 की वैल्यू रखी तो X1 आ गया। ये ऐसे ही अगर आगे वाली स्प्रिंग में खिंचाव देखना वो भी देख लेंगे कैसे, इलोंगेशन इन फॉरवर्ड स्प्रिंग या फर्स्ट स्प्रिंग या उधर राइट स्प्रिंग तो भी निकाल लूंगा X2, क्या उसमें फिर X1 की वैल्यू रखूंगा यहाँ ताकि X2 के टर्म्स में आ जाए। सर ये तो बड़ा समझ में आया है ना, बहुत सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपने भारी भारी क्वेश्चन हो गए स्प्रिंग पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम पे, ठीक है। चलो हाँ बेटा, आज अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग पेंडुलम में क्या है, अपन ने बताया था, मैंने SHM के जब एग्जांपल लिखा था बताया था मैंने कि स्प्रिंग का किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन SHM होता है, ठीक है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए। सिंपल पेंडुलम का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलो आ जाओ, पहले सिंगल स्प्रिंग है ना, तो सिंगल स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग का बेसिक नॉलेज अपन ने सबने NLM में लिया हुआ ही है। ये M मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको अपन ने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा X, क्या करा बेटा X,
तो बोल दो अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स दैट वुड बी kx और इट विल बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, मीन, ठीक है। तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये मीन पोजीशन की तरफ लगता है। सर आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया, वो एरो में आ गया बेटा, मैंने यहाँ सिर्फ वैल्यू लिखी है। तो बोल दो x डिस्प्लेस करने पे जो फोर्स लगता है स्प्रिंग को, x डिस्प्लेस करने पे जो फोर्स लगता है वो kx होता है। तो बोल दो अच्छा, और वो इधर एक्सेलरेट होगा ये ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो बोल दो as we know force on spring force on object spring force on object spring force on object spring force on object on object fx बराबर विल बी माइनस kx अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो। अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट आगे है तो ये अगर डायरेक्शन पॉजिटिव तो फोर्स पीछे, तो बोल दो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का उल्टा है। वेयर x is displacement from mean position, displacement from mean position, from mean position, ये ठीक है। तो यहां से अच्छा, अब इसको f बराबर m लिख दूं बराबर माइनस kx, तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा बोलो माइनस k बाई एम इंटू एक्स, ये तो बोल दो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया है ना। तो यहां पे लिख दूं a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हेंस मोशन इज एसएचएम, यही तो कंडीशन थी। हेंस बताया था ना एसएचएम की, मोशन इज एसएचएम, वही लीनियर एसएचएम इज लीनियर एसएचएम, एसएचएम है ना। कंपेयर इट और एक कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोलो क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोलो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो। यहां से बोल दूं ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा k बाई एम, यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा बेटा अंडर रूट k बाई एम है ना, और f बराबर आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई एम, अंडर रूट k बाई एम। एक तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड बोलो तो ये आ जाएगा 2 पाई t बराबर रूट k बाई एम, तो यहां से t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये क्लियर है। तो ये आ गया अपना, क्या आ गया बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई। ये जब स्प्रिंग पेंडुलम एसएचएम करता है ना, स्प्रिंग पेंडुलम का मोशन एसएचएम ये प्रूव भी कर दिया मैंने, और उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल दी अपन ने, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से और इस टाइम पीरियड से। यहां से एक रिलेशन और है बेटा, ये देखो ना मेरे काम आया था, ठीक है, एनर्जी डायग्राम है, ये अपन ने काम भी लिया और आगे भी लेंगे। तो m बराबर यहां से मैं बोल दूं k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। तो स्प्रिंग पेंडुलम में जब वो मोशन होता है तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, k और m में, k और ओमेगा में रिलेशन होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या ये? तो दिस इज स्प्रिंग रिलेशन बिटवीन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एंगुलर वो, ठीक है ये। अच्छा अब यहां से देखो बेटा, एक दिमाग लगा मैंने तेरे को बताया था स्प्रिंग का मोशन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एसएचएम में, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो मोशन स्लो होगा या फास्ट? तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करेंगे, मैं बोल दूं उसी स्प्रिंग से अगर कनेक्टेड है और मास अगर बढ़ता जाएगा तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन कम आएगा, और कम आएगा तो मैं बोल दूं ये पार्टिकल स्लो हो जाएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बोल दूं एज मास इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो, तो यहां से मैं बोल दूं क्या बेटा, देखो T is proportional to, यहाँ आ जाओ, ये जो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट m एज मास इंक्रीजेज, एज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, मैं बोल दूं टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, है ना, यानी कि मोशन स्लो हो जाएगा, स्प्रिंग पेंडुलम स्लो हो जाएगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम स्लो हो जाता है, ध्यान रखना, जैसे जैसे मास बढ़ता है। अच्छा, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के, है ना। तो मैं बोल दूं आओ सोचे, तो यहां देखो जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, मैं बोल दूं जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा उसी मास पे, मास वही रख के स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैं बोल दूं फास्ट मोशन होगा। तो आ जाओ, तो बोल दूं एज के इंक्रीजेज, एज स्प्रिंग कांस्टेंट m है ना, यहां पे m लिखो, m है ना, k इंक्रीजेज,
बोल दो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना टाइम पीरियड घटने का मतलब अच्छा है, फास्ट होना हो जाता है, फास्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड घटेगा यानी कि फास्ट होगा, और जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड कब बढ़ेगा यानी कि स्लो होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास धीरे चलेगा। सर समझ में आ गया? लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, T doesn't depend upon, A डिपेंड से ज्यादा doesn't depend, doesn't depend upon, doesn't depend, T doesn't depend upon amplitude of SHM A and gravitational constant and gravitational एक्सेलरेशन स्मॉल जी, है ना? इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड और इस पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। क्लियर है? सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात यहां कहां गई? मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है, समझ गए? इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, इस कारण मैंने यहां लिखा दिया ताकि बच्चा क्या करता है, वो क्वेश्चन रट रट के जाता है और इसमें टिक कर जाता है, गलती कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो जिन पे डिपेंड करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन किन पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात ना, स्टार लगा दो बेटा। तो ध्यान रखना एम्पलीट्यूड, और ये सर हमारे थोड़ी सी ये बात समझ में नहीं है, एम्पलीट्यूड पे चलो, ग्रेविटी तो जी तो नहीं आ रहा, समझ में आ गया, ए भी नहीं आ रहा, लेकिन सर अपन जैसे ज्यादा खींच लेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड सर ज्यादा होना चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगना चाहिए सर, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा खींच दिया तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल करना है। नहीं बेटा, आपका सोचना ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है, पहले यहां से यहां जा रहा था, अब यहां से यहां लाना है, लेकिन बेटा फोर्स भी तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्प्रिंग खींचेगी फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा तो मैं बोल दूं क्या कि अब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं ये फास्ट होगा मोशन। तो ज्यादा बड़ा मोशन ज्यादा फास्ट होके टाइम वो का वही लग जाता है, बड़ा मोशन फास्ट होके टाइम वो का वही लग जाता है। तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज बिकॉज बड़ा मोशन फास्ट होगा, बड़ा मोशन फास्ट होगा, छोटा मोशन धीरे होगा, ठीक है? और जी तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक साहब। तो ये हो गया स्प्रिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है? स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, पहले पैरेलल लेते थोड़ा आसान रहता है ना, पहले मैं पैरेलल ले रहा हूं, फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे ये, ठीक है? दो डायग्राम बना रहा हूं, जैसे दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और मैं इसको डिस्प्लेस करूं x, ठीक है? तो बोल दो यहां पे दो फोर्स लगेंगे, ये लगेगा k1x और यहां लगेगा k2x, ठीक है भैया? ये खींचेगी तो ये अपना k1x लगाएगी, ये अपना k2x लगाएगी, और इन दोनों के कारण ये एक्सेलरेट होगा। तो बोल दूं F net on block is equal to F net on block is equal to minus k1x minus k2x। सर कैसे? दोनों फोर्स पीछे लग रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स पीछे, तो F net बराबर डिस्प्लेसमेंट आगे माइनस k1x माइनस k2x, ठीक है? तो ये आ गया F net, ठीक है? अब इसको लिख दो ma, यही तो एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो बोल दो माइनस k1 प्लस k2 कॉमन ले लिया इंटू एक्स, ठीक है? तो यहां से मैं बोल दूं a इज इक्वल टू माइनस k1 प्लस k2 अपॉन m, ये x, मैं बोल दूं a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, आ गया a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यस, मोशन इज SHM, मोशन इज SHM, क्योंकि यही प्रूव करना होता है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। तो यहां से बोल दूं, चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख भी लो, क्या होती है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उससे कंपेयर करो। तो मैं यहां से बोल दूं ओमेगा बराबर कितना आ गया, ओमेगा बराबर बोलो अंडर रूट
K1 प्लस K2 बाई एम, ये है ना, और फ्रीक्वेंसी लिखो तो F बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 प्लस K2, ये टाइम पीरियड निकालो तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई एम। तो यहां से t कितना जाएगा बोलो, t बराबर हेंस t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 प्लस K2, दिस इज द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पता पड़ गया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K इक्विवेलेंट, K1 प्लस K2 हो रही है ना। तो मैं इसको चाहूं तो K इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, और t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एम अपॉन K इक्विवेलेंट, है ना, वेयर K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 फॉर पैरेलल। ये पैरेलल उल्टा है, रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है ऐसा फॉर्मूला, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। ये सर, ये तो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखते और इन दोनों स्प्रिंगों को सीरीज में बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक रेजिस्टेंस में ऐसा देखा। बेटा ये रेजिस्टेंस नहीं है ना, और ये स्प्रिंग सीरीज में नहीं है, क्योंकि इनको रटना नहीं है। सीरीज पैरेलल कैसे हुआ, तो मैं बोलता हूँ ये नेचुरल लेंथ है, अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। ये देखो, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस, देखो मैं येलो कलर से बता रहा हूं, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय स्मॉल अमाउंट x, ये देखो x, तो बोल दूं ये एक फोर्स इधर लगेगा क्या, K1x, और उधर से ये दबेगा K2x, तो बोल दूं दोनों फोर्स एक तरफ ही लगेंगे, तो ये K1x और इधर से दबाव की वजह से लगेगा K2x, तो बोल दूं दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। ये खींची स्प्रिंग तो इधर खींचेगी इसको, और वो दबी तो इधर धक्का देगी, तो दोनों धक्के विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो मैं बोल दूं ये भी पैरेलल है, तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा रटना नहीं है, फोर्स से देखते हैं कॉम्बिनेशन, तो सब सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे तो वो पैरेलल बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो इसको भी डिस्प्लेस करूंगा तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। ये क्लियर है, न्यूमेरिकल अभी करेंगे अपन, ठीक सर। अच्छा सर, सीरीज में आ जाओ, सेकेंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कैसे अटैच होगी बेटा, एक मिनट है ना, हाँ चला जाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अरे मैं कॉम्बिनेशन नहीं, अपने को डेरिवेशन किस तरीके, ये ठीक है बेटा, ये दिस इज K1, दिस इज K2, ये पॉइंट है A ले रहा हूं बीच में क्योंकि मेरे को चाहिएगा ये। अभी ये मान लो इक्विलिब्रियम में या मीन पोजीशन में पार्टिकल, अब मैं अगर इसको खींचूंगा बताओ कौन सी स्प्रिंग खींचेगी, K2, ओनली K2, ओनली K1, या दोनों थोड़ी थोड़ी, दोनों थोड़ी थोड़ी। सर कैसे दोनों थोड़ी थोड़ी, सिर्फ ये वाली तो खींचनी चाहिए, नहीं, जैसे ये खींचेगी यहाँ पे टेंशन जनरेट हो जाएगी। याद है स्प्रिंग के अंदर टेंशन K2x होती है, जितनी खींचेगी तो यहाँ टेंशन जनरेट होगी, तो ये पॉइंट पर फोर्स लगने लगेगा, तो K1 को भी खींचना पड़ेगा, तभी तो दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। तो बोल दो अगर अपन ने इसको x डिस्प्लेस करा है ना, इसको अगर इसको मैं x डिस्प्लेस करूं तो बोल दो थोड़े थोड़े दोनों डिस्प्लेस हो गए। ये देखो ये पॉइंट यहां से आगे जाएगा, ये तो मैं बोल दूं x1 ये खींचेगा और x2 ये खींचेगा, समझ गए। तो थोड़ा ये पॉइंट आगे सरकेगा, x1 ये खींचेगा और ये स्प्रिंग खींचेगी, तो उसमें x1 प्लस x2 ये टोटल x1 प्लस x2 हो जाएगा, तो थोड़ा x2 ये खींचेगा, ठीक है। तो x1 ये खींचेगा और फिर ये भी खींची भी होगी, तो मैं बोल दूं x2 ये खींचेगा और x2 ये खींचेगी। तो अपन यहाँ लिख देते, ये यूं नहीं समझ आएगा, तो बोल दो x1 ये खींचेगी और x2 ये खींचेगी, है ना। और ये x1 खींचेगी, जितनी K1 खींचेगी उतना ये पार्टी का पॉइंट आगे चला जाएगा, ये A डैश। तो बोल दो K1 जितनी खींचेगी उतना ये A पॉइंट आगे चला जाएगा, और माना ये x1 खींची और वो x2 खींची, तो बोल दो यहां से देखो, तो और ये एक्सेलरेट होगा पार्टिकल, ये A और ये x, तो यहां से देखो फॉर, और वो A इक्विलिब्रियम में होगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ
ए, मैं बोल दूं K1x1 इज इक्वल टू K2x2। अरे ए के इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। तो क्या मैं यहां से एक अंदाजा लगा दूं कि जिसका K ज्यादा वो कम खींचेगी? भैया तेरा K ज्यादा तो तू कम खींचता कि अपना Kx बराबर हो जाए। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इस फोर्स बराबर होना चाहिए, इस ए का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो K1x1 बराबर K2x2, ठीक है। अच्छा अब देखो, और मैं बोल दूं पूरी स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, जैसे यहां पे फोर्स F लग रहा है तो यहां पे पूरी में F होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम है, इज इक्वल टू F। तो यहां से देखो x1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, F अपॉन K1, ठीक है। एंड F2 बराबर x2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, F अपॉन K2। ये आ गया क्या? तो ये x1 आ गया, x2 आ गया, है ना। ये इक्वेशन 1 कर दो इसको, एंड x2 बराबर F अपॉन K2, ये इक्वेशन 2 कर दो। अब देखो इसको मैं बोल दूं इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बना दे, K इक्विवेलेंट निकालना ना इसका, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओ। तो मैं बोल दूं वो ऐसा हो गया, अरे बोलो, अगर इक्विवेलेंट बना दूं मैं तो मैं बोल दूं इसको मीन पोजीशन से खींचने पर उतना ही फोर्स लगना चाहिए जितना पहले लग रहा था। तो बोल दूं इफ दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट, तो मैं बोल दूं ये यहां से x खींचा अपन ने, डिट्टो उतना ही x खींचा, तो वही फोर्स लगना चाहिए, वही एक्सेलरेशन आना चाहिए। ये K इक्विवेलेंट तभी तो कहलाएगा, उतना ही खींचने पर वही एक्सेलरेशन आए तो K इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां से मैं बोल दूं फ्रॉम डायग्राम, ये हो गया डायग्राम 1, फ्रॉम डायग्राम 2, फ्रॉम डायग्राम 2, ये फ्रॉम डायग्राम 1, फ्रॉम डायग्राम 1, ये सारी बातें डायग्राम 1 से थी, ये फ्रॉम डायग्राम 2। देखो कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल दूं यहां से भी F बराबर, तो मैं बोल दूं K इक्विवेलेंट x बराबर F, तो यहां से भी बोलो x कितना आ जाएगा, F अपॉन K इक्विवेलेंट, ये 3 है ना। अब और मैं बोल दूं ये x विल बी x1 प्लस x2 एंड x विल बी x1 प्लस x2। put the value of x1 comma x2 and x from equation 1 2 and 3, 1 2 और 3 से वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा यहां से, F अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। तो मैं यहां से बोल दूं ये F गया, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. This is the equivalent in series combination. क्लियर है? तो ये K equivalent आ गया, और अगर K equivalent आ गया तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूं ऐसे, hence frequency is equal to 2 pi under root, बोलो K equivalent by M। नाउ है ना, ये फॉर्मूला पता ना, एंड टाइम पीरियड बराबर 2 pi under root M अपॉन K इक्विवेलेंट, वेयर K इक्विवेलेंट, बोलो वेयर K इक्विवेलेंट, वेयर 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। किसके लिए? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान है ना, तो बस कुछ नहीं है, आप तो ये फॉर्मूला याद रखो। तो मैं बोल दूं क्या, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग पेंडुलम इज गिवन बाय T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट, M upon K equivalent where K equivalent is K1 plus K2 for parallel and 1 upon K equivalent बराबर 1 by K1 plus 1 by K2 for series। तो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले आ गए और ये K equivalent निकाल लूंगा। सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? ये चलो ठीक है, तो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक साहब। तो सीरीज और पैरेलल का पता पड़ गया। सर अब कुछ स्प्रिंग पेंडुलम पे क्वेश्चन करा दो सर, तो आ जाओ बेटा, ठीक है। तो यहां से अपन एग्जांपल करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम पे, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम के क्वेश्चनों को अपन स्प्रिंग पेंडुलम वाले नाम दे देते, ठीक है। चलो वो छोड़ो, तो एग्जांपल में क्या आएगा बेटा, तो देखो बेटा, अपन बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, है ना, एग्जाम्पल 1 की। जैसे मैंने ये एक स्प्रिंग ऐसे रखी हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ये K स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका M मास है ना, बिल्कुल, और उसी को फिर वर्टिकल कर दिया, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। ये K वही डिट्टो KM वही, और एक इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया 30 डिग्री के, 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे, ये M है ना, और सबको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, this is second and this is third,
ठीक है, ठीक है। देन इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, इसको यूं खींच के छोड़ दिया T2 है, और इसका टाइम पीरियड यूं डिस्प्लेस करके छोड़ दिया T3 है ना। तो A T1 सबसे कम होगा, फिर T3 होगा और सबसे ज्यादा T2 होगा। B T1 सबसे ज्यादा होगा, फिर T3 होगा, फिर सबसे कम T2 होगा। C T1 इक्वल टू T2 होगा और T3 से बड़े होंगे ये। D तीनों इक्वल होंगे, बोलो तीनों इक्वल होंगे, बोलो क्या आंसर आएगा, बोल मेरे लाल, क्या तीनों इक्वल? सर क्यों तीनों इक्वल? मैं बोल दूं टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, तो चाहे हॉरिजॉन्टल रख के डिस्प्लेस करके छोड़, चाहे वर्टिकल चाहिए, अल्टीमेटली वो जो एसएचएम करेगा वो स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स से करेगा। सर पर इसमें तो मीन पोजीशन से नीचे आ जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल चेंज, यहां पे इक्विलिब्रियम स्प्रिंग, यहां पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है वो वहीं पर है जहां स्प्रिंग फोर्स 0 है। यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो नेचुरल लाइन से थोड़ी नीचे है, थोड़ी सी नीचे है, तो मेरे को क्या मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यहां पे भी थोड़ी सी आगे है, तो मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम पोजीशन आर शिफ्ट या आर शिफ्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी ग्रेविटी mg लग रही है, यहां पे mg sin थीटा mg, तो इसकी आधी होगी इससे, और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा। पर मुझे कोई मतलब नहीं, अब अगर मैं खींचूंगा तो नेट फोर्स तो kx ही लग रहा होगा ना, जो एक्स्ट्रा x है, याद है वो x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था, वो x क्या था, मैंने बताया था जब आपको एसएचएम समझाया था, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो ना बेटा, x के बारे में देखो लिखा था मैंने, जो x होता है वो क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बच्चा समझ नहीं पाता है ना, तो बच्चा तो नेचुरल लाइन से डिस्प्लेसमेंट नहीं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद का। तो क्या मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम चाहे कहीं पे भी आओ, इक्विलिब्रियम चाहे कहीं पे भी आओ, आप जब डिस्प्लेस करोगे तो वो जो जितना अब खींचा वो फोर्स होगा नेट फोर्स। अरे जैसे x नोट, समझना, मान लो x नोट नीचे इक्विलिब्रियम आया, तो अब आप x और खींचोगे, है ना, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स k x प्लस x नोट हो जाएगा, और नीचे वाला mg माइनस करोगे तो k x नोट से mg कट जाएगा, क्योंकि k x नोट बराबर mg था, तो एक्स्ट्रा फोर्स k x ही होगा हमेशा। क्लियर है क्या? ठीक है ना, तो मैं बोल दूं उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एसएचएम होगा, तो T1 बराबर T2 बराबर T3। सर समझ में आ गई? तो डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ये अपन ने पूरे झंझाड़ लगा दिया। सेम मास है, सेम ये k की वैल्यू सेम है, यहां पे टाइम पीरियड T नोट है और ये T डैश है, T डैश। तो ए ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी मैंने बोल के बता दिया है ना, k सेम है, ये A T डैश बराबर T नोट, B T डैश इज ग्रेटर देन T नोट, C T डैश इज लेस देन T नोट, D कांट से चला जाओ, देखते हैं, है ना, यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो मैं बोल दूं ये चारों पैरेलल में हो गई, है ना, ये दोनों पैरेलल में हो गई और ये अकेली, तो यहाँ से मैं बोल दूं क्या, इसका जब इक्विवेलेंट, बोलो रे, यहाँ से इक्विवेलेंट बनाऊंगा इसका, तो ये आ जाएगा 4k, क्योंकि याद है पैरेलल में ऐड होते हैं, फिर ये भी 4k, याद है पैरेलल में ऐड होते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4k, और ये आ जाएगा बेटा 2k एम मास, ये तो 4k 2k, ये 3 स्प्रिंग हो गई क्या, ये तो यहां से, और तीनों सीरीज में तो याद है सेम रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो नंबर का डिवाइड हो जाता है। ये देख, थोड़ी सी एक बात बताता हूं यहाँ पैरेलल के बारे में, जैसे 20-20 ओम के 2 रेजिस्टेंस होते हैं, तो जब आप इक्विवेलेंट करते हो और 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हो बेटा, तो बोल दो दोनों 20-20 के हैं, तो 1/20 प्लस 1/20 20 एलसीएम लेते हो, तो मेथड तो ये है, पर आप खुद देखो ना, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो एलसीएम आगे ऊपर नंबर आ जाएगा, तो नंबर का डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट बता रहा हूं, तो 20 के 2 है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 20/2, ये सीधा याद रखना 10 आ जाएगा। तो बोल दो ये 4 के 2 है, तो ये आ जाएगा 4k/2, तो ये आ जाएगा 2k, फिर उसके बाद में बोल दो ये 2k के 2 हो जाएंगे, तो 2k/2,
के, तो इक्विवेलेंट के आ जाए। तो मैं बोल दूं इस पूरे का के इक्विवेलेंट के ही आ गया। अब तू चाहे तो ऐसे कर ले, चल आ जा इधर आ जा, 1 के इक्विवेलेंट बराबर 1/4 के प्लस 1/4 के प्लस 1/2 के कर दे, तो यहां से 4 के एलसीएम 1 + 1 + 2 कर दे, तो यहां से बोल दो के इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा के। तो बोल दो इसका पूरा के इक्विवेलेंट के ही आ गया, तो टाइम पीरियड वो का वही आ जाएगा। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसको सॉल्व करूंगा तो के इक्विवेलेंट के ही आ रहा है, इस जंजाल का के इक्विवेलेंट के ही आ रहा है। सर मजा आ गया। अब आ जा बेटा एग्जाम्पल 3, ठीक है, नंबर छोड़ तू, नंबर में डाल, ठीक है। एग्जाम्पल अगला देखो, चला जाओ, इसका इक्विवेलेंट लिख के बताओ। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा तो टाइम पीरियड बताना है। तो बोल दो टी बराबर बोलो 2π√m / के इक्विवेलेंट, ये होता है ना। अब ये स्प्रिंग है किसमें सर, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, नहीं सारी पैरेलल में। मैंने सिखाया था ना, जब इसको डिस्प्लेस करेंगे सारे फोर्स एक ही तरफ लगेंगे। देखो जैसे इधर डिस्प्लेस करा, ये दोनों तो उधर धक्का उधर खींचेंगे और ये इधर दबेगा तो धक्का लगाएगा। तो बोल दूं वेयर ऑल आर इन पैरेलल, मैं बोल दूं ऑल आर इन पैरेलल, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ना। इसमें टी निकालना था, ये टी इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन था है ना। सॉल्यूशन ऑल स्प्रिंग आर इन पैरेलल, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 1 के इक्विवेलेंट बराबर 1/k प्लस 1/3 के प्लस 1/4 के, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 12 के, तो यहां से 12 + 4 + 3 1 के इक्विवेलेंट, तो यहां से के इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा बोलो। कुछ गलत करा क्या मैंने, सॉरी। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के इक्विवेलेंट बराबर k1 + k2 + k3, तीनों 8 होते ना रे यार, 4 जुड़ते ना। सर क्या कर रहे हो सर, चाय नहीं पी गया आपने, k + 3k + 4k, तो कितना आ जाएगा ये 8 के। ओके सर ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से आ जाएगा t बराबर 2π√m / 8k। खत्म किस्सा। एक बच्चा रट रहा, कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, ध्यान रखना वो आएगा 2 पर, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1 और शिट मैंने फ्रीक्वेंसी में उल्टे लिख दिए, क्या यार आज वास्तव में। ए फॉर्मूला सही कर, मैंने फ्रीक्वेंसी में नहीं सही तो लिखा था 1/2π, सही है। इसमें हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे गलत कर दिया था ना, ये देखिए फ्रीक्वेंसी में 1/2π आएगा बेटा, सॉरी बच्चों, ठीक है। ये यहाँ गलती, मेरे को ध्यान था कहीं ना कहीं गलत लिख दिया मैंने, है ना। इसमें भी कहीं गलती हो तो देख लेना, क्षमा करें। ये देखो क्षमा करें, फ्रीक्वेंसी में 1/2π आता है बेटा, नहीं ध्यान रहा बच्चों, गलती हो गई, ठीक है। बाकी ठीक है, तो कई बार फ्रीक्वेंसी पूछता तो ध्यान ना, ये 1/2π और फिर ये, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है सर ये तो। आ जाओ अगला एग्जाम्पल देखो, इफ टाइम पीरियड of a spring pendulum on Earth's surface is a T0. Now this spring pendulum वही वाला है ना, pendulum is taken at moon, then new time period will be A T dash is equal to T0/√6, B T dash is equal to T0√6, C T dash बराबर 6 T0, D T dash बराबर T0। ये 4 ऑप्शन है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, बच्चा जल्दी जल्दी में आप देखता है ना, ताव या तो ये टिक कर देता है, ये टिक कर देता है, क्योंकि उसने ये सिंपल पेंडुलम में पढ़ा होता है बेटा, ऐसे ही तो आपको बर्बाद करता है अगला एग्जामिनर। सर कैसे बताता हूं, फॉर स्प्रिंग पेंडुलम बोलो, फॉर स्प्रिंग पेंडुलम टाइम पीरियड कितना आता है, फॉर स्प्रिंग पेंडुलम मैं बोल दूं टी बराबर होता है बेटा 2π√L/g,
सॉरी हो गई गलती, टाइप वो तो सिंपल पेंडुलम है, तो स्प्रिंग पेंडुलम के लिए होता है m बाई के, है ना, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कहीं इसमें ग्रेविटी आ रही है? डजंट डिपेंड अपॉन जी। तो मैं बोलता हूं आप चाहे मून पे जाओ चाहे अर्थ पे रहो, मास और m और k तो वही रहेगा। सर फिर फर्क क्या पड़ा, मैं बता देता हूं। थोड़ी सी अर्थ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ से थोड़ी ज्यादा नीचे होगी, क्लियर है, और मून पर थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम महसूस करेगा, तो kx भी कम चाहिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इक्विलिब्रियम से जब डिस्प्लेस करोगे तो मैं बोलता हूं जितना खिंचा होगा नेट फोर्स उतना ही अपवर्ड लगेगा। जैसे तेने x नीचे खींचा तो चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, नेट फोर्स विल बी kx अपवर्ड, तो उसी से SHM होता है। तो मैं बोल दूं तो डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट डिपेंड अपॉन जी, ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन जी, क्लियर है। तो बोल दो टाइम पीरियड वही रहेगा, तो हेंस टी डैश बराबर टी नोट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी डैश टी नोट ही रहेगा। वो जो बदलता था वो सिंपल पेंडुलम के लिए बदलता है। सर क्यों? क्योंकि वहां पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो जी साइन थीटा होता है, उसी की वजह से वो वापस आता है, बैक होता है वो, ठीक है सर, समझ में आ गई, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन देखो, जब ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। तो अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये देखो, है ना, ये m मास का पार्टिकल है k, है ना, इसको मैंने q चार्ज दे दिया, है ना, q चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, m मास और q चार्ज, अभी इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, और अभी इसको टाइम पीरियड t नोट है ना, अभी इसका टाइम पीरियड t नोट, इसको मूव करा के छोड़ दिया। इफ टाइम पीरियड of SHM of spring pendulum at this moment time period of SHM of spring pendulum is T naught. Now an electric field, an external electric field, external downward electric field is on, then new time period T dash will be A, T dash equal to T naught, B, T dash is greater than T naught, C, T dash is less than T naught, D, can't say। बोलो, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया तो क्या मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करो चाहे कुछ भी करो, टाइम पीरियड वही रहेगा। क्यों सर? बता देता हूं। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे यहां होगी, mg बराबर kx पे, है ना, mg बराबर kx पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, थोड़ी नीचे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो mg प्लस qe बराबर kx, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज आ गई। बाकी डिस्प्लेस करोगे तो वही नेट फोर्स kx ही लगेगा, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा जितना होता है नेट फोर्स उतना ही होता है। तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड फलाना ढिमागा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ m और k से फर्क पड़ता है। तो सर फिर आ जाओ, m और k बदल के बताओ। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा,